तो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट प्रोटीन एनालिसिस मेथड। ठीक है कि प्रोटीन एनालिसिस मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनको किस तरह प्रोटीन को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो प्रोटीन को आपको पता ही है, डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय अल्फा अमीनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट मिक्स पॉलीमर होते हैं जिसकी जो कि अल्फा अमीनो एसिड के बने होते हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल। तो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही पुराना मेथड है प्रोटीन के एनालिसिस का, वो है जेल-डाल मेथड। ठीक है, जेल-डाल मेथड में सबसे पहले प्रोटीन को जलाया जाता है। ठीक है, जो आपका सैंपल है उसको जलाया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करके, कॉपर सल्फेट को, और ये आपके पास पोटाशियम सल्फेट है। इन तीनों चीज़ों को अपनी प्रोटीन के साथ आप मिक्स करके उसको जलाते हैं तो आपके पास अमोनियम सल्फेट बन जाता है। फिर आप उसको अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं। जब अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो जो अमोनियम सल्फेट के मालिक्यूल बने होते हैं वो अमोनिया में चेंज हो जाते हैं। वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? मोनिया के अंदर चेंज हो जाते हैं। मोनिया फिर जाता है एसिड के पास। तो वो एसिड कौन सा होता है? HCl, जिसकी नॉर्मेलिटी 1 होती है, जो है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन उसमें 1 होते हैं, और नॉर्मेलिटी भी ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होती है। तो वो क्या करता है कि जो अमोनिया आ रहे हैं उसको यूटिलाइज करता है अमोनियम क्लोराइड बना के। ठीक है, अब जितना एसिड बन जाता है, ठीक है, यानी कि जितना टाइट्रेशन के बाद बच जाता है उसको हम देख लेते हैं कि कितना कंज्यूम हुआ है। जितना ज़्यादा HCl कंज्यूम होगा इसका मतलब है उतनी ज़्यादा प्रोटीन हो सकती है उसके अंदर। तो सबसे पहले आपने प्रोटीन को जलाया, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, ये आपको मैं इधर कर्सर के साथ समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने सैंपल को जलाया किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट के साथ। अमोनियम सल्फेट बन गया। अमोनियम सल्फेट को जब आप अल्कली से ट्रीट करते हैं, अल्कली के साथ जलाते हैं तो वो बन जाता है अमोनिया। अमोनिया फिर जाता है HCl के पास। ठीक है, तो HCl जो है ना अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा HCl टाइट्रेशन के दौरान कंज्यूम होगा, यानी कि जितना अमोनियम क्लोराइड ज़्यादा बनेगा, तो इसका मतलब है उतनी ज़्यादा प्रोटीन हो सकती है। अब हम आ जाते हैं इसके स्टेप्स के ऊपर। तो पर्पस क्या है डाइजेशन का? द पर्पस ऑफ दिस स्टेप टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड दैट hold the polypeptide together and convert them into simpler chemicals such as water, carbon dioxide and ammonia। ठीक है, अमोनिया बन जाता है। ये आप देखें इस स्टेप के दौरान क्या होता है, ये जो डाइजेशन के स्टेप के अंदर प्रोटीन, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये अमोनियम सल्फेट फ्री स्टेट में नहीं होता, ये तभी फ्री स्टेट में आएगा। ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन जो है वो गैस की फॉर्म में नहीं होते, ये तभी गैस की फॉर्म में आएंगे जब अमोनिया के 4+ आयन, यानी कि अमोनियम आयन जो है जब अमोनिया में चेंज हो जाएंगे। अगला स्टेप है डेस्टिलेशन। डेस्टिलेशन में क्या होता है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं और HCl यूज करते हैं। The purpose of this distillation step is to separate the ammonia from the digestion mixture। अमोनिया क्योंकि अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में होता है तो उसको आपने सेपरेट करना होता है। This is done by raising the pH of the mixture using sodium hydroxide। This has effect of changing the ammonia ions into ammonia, ठीक है, which is a gas indicated in the following equation। ये देखें, ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम सल्फेट को ट्रीट किया तो अमोनिया बन गया। ठीक है, द अमोनिया गैस इज लेड इनटू ट्रैपिंग सोल्यूशन, यानी कि एसिड के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। जितना HCl लेफ्ट हो जाता है वो
बता देता है कि इतना ज़्यादा HCl कंज्यूम हुआ है। तो जितना ज़्यादा HCl कंज्यूम होगा उतनी ज़्यादा प्रोटीन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो बाकी बच जाता है HCl जिसकी नॉर्मेलिटी 0.1 है, इज टाइट्रेटेड विद द स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हम HCl यूज़ करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं तो उसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी 0.1 होती है। तो ये लेट्स सपोज कि आपने 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है, कंज्यूम बाय HCl। जो लेफ्ट रह गया है बकाया बच गया है। लेट्स सपोज कि आपने 50 ml HCl यूज़ किया, उसमें से 30 ml HCl जो है वो यूज़ हो गया और 20 ml बच गया है, ठीक है, टाइट्रेशन के दौरान। तो जो कंज्यूम हुआ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 30 ml ऑफ HCl का मतलब है 30 ml ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि ये तकरीबन ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इस इक्वेशन से आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। लेट द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, आपने जो सबसे पहले प्रोटीन का सैंपल लिया है उसका आपने वेट कर लेना है, उसको नोट कर लेना है, ठीक है। और जितना HCl कंज्यूम हुआ है उसके दौरान, टाइट्रेशन के दौरान, उसको आपने नोट कर लेना है। और ये याद रखना है कि जो 1000 ml ऑफ अमोनिया होता है, यानी कि 1000 ml अमोनिया के अंदर 17 ग्राम ऑफ अमोनिया होता है और 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब है ये अगर 1000 ml ये 30 ml HCl कंज्यूम हुआ है, उसका मतलब होता है 30 ml ऑफ अमोनिया, ठीक है। 30 ml अमोनिया जो है वो उसके अंदर है। तो 1000 ml अमोनिया के अंदर 17 ग्राम अमोनिया होता है और 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है। तो हम मोस्टली नाइट्रोजन को चेक कर रहे होते हैं। तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द इन वाली ml ऑफ अमोनिया क्या होगी, 14/1000। ये 14/1000 क्यों किया है हमने, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है, इसलिए इसको हमने 14/1000 लिखा है। वी जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है वो आपने लिखना है इधर, 30 ml कंज्यूम हुआ है वो लिखना है। नॉर्मेलिटी 0.1 है तो इधर 0.1 लिख लेंगे। तो जो आंसर आएगा तो उसको आपने परसेंटेज नाइट्रोजन इस तरह काउंट कर लेनी है। परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोजन, जितना ये वेट आया है उसको ऊपर लिख लेंगे। लेट्स सपोज कि ये 0.15 आया, ये क्या है 0.15, वो आप ऊपर लिख लेंगे। नीचे आपने वेट लिया हुआ है 2 ग्राम, ठीक है। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.25, क्योंकि जो 100 ग्राम प्रोटीन होती है या 100 माइनोसेट की प्रोटीन होती है, उसका नाइट्रोजन फैक्टर जो है वो 6.25 होता है। यानी कि अगर 100 ग्राम है प्रोटीन, उसमें 6.25 नाइट्रोजन होती है। तो जो नाइट्रोजन आएगी इसको 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्रूड प्रोटीन कंटेंट आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी आपके पास, क्रूड प्रोटीन कंटेंट। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ऑल टाइप ऑफ फूड के लिए ये अप्लाई करता है। इनएक्सपेंसिव इफ नॉट यूजिंग एन ऑटोमेटेड सिस्टम, accurate and official method for crude protein content has been modified to measure the microgram quantity of protein। ये थोड़ा सा अब हमारे पास जो CLC में पड़ा हुआ है उसमें एट ए टाइम आप 8 से 10 नहीं 12 सैंपल आप एक टाइम पे कर सकते हैं। भाई ये टोटल इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सारी नाइट्रोजन कंटेंट जिसमें प्रोटीन भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाते हैं, उसको ये मेजर कर लेता है। टाइम कंज्यूमिंग है, 2 घंटे लग जाते हैं। पहले आप डाइजेशन करवाते हैं, फिर आप उसकी टाइट्रेशन करवाते हैं, टाइट्रेशन के बाद आप उसको उसकी कितना HCl कंज्यूम हुआ है वो चेक करते हैं। पुअर प्रिसीजन दैन द बायोरेट मेथड, प्रिसीजन इसमें कम होती है,
बायोरेट मेथड भी आगे हम डिस्कस करेंगे। क्रोसिव रीजेंट यानी कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड तीनों क्रोसिव एजेंट हैं। तो सारा क्रोसिव रीजेंट इसमें बनाते हैं, अगर हाथों में लग जाए तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। आजकल जो बहुत ज़्यादा मेथड यूज़ हो रहा है प्रोटीन की डिटर्मिनेशन के लिए, वो डुमास मेथड यूज़ हो रहा है। ये एनिमल न्यूट्रिशन की लैब में पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एनालाइजर। ये तकरीबन 2-3 करोड़ रुपए का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये सबसे एक्यूरेट होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन को जलाया जाता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 700 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उससे बन जाती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रिड्यूसिंग कॉलम के अंदर जाते हैं तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, और वो नाइट्रोजन फिर जीसी का प्रोग्राम लगा होता है, उसके जरिए आगे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक्यूरेट 100% एक्यूरेट वैल्यू देता है प्रोटीन की। ठीक है, सैंपल आर कंबशन एट हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड विद फ्लो ऑफ प्योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्योर यूज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करते हैं नाइट्रोजन एनालाइजर के अंदर। ऑल कार्बन इन द सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फ्लैश कंपोजिशन सॉरी कंबशन। ये कंबशन एनालिसिस टेक्निक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस इंक्लूड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रिड्यूसिंग ट्यूब में जाते हैं तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसको आगे जीसी के कंपोनेंट लगे होते हैं, वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि नाइट्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है। सैंपल आर वेइंग इनटू कैप्सूल। कैप्सूल का सैंपल का कैप्सूल बनाया जाता है किसी वो सिल्वर के पेपर के अंदर, इंट्रोड्यूस इनटू द कंबशन रिएक्टर। फिर उसको कंबशन ट्यूब के अंदर भेजा जाता है जहाँ से टेम्परेचर 700 से लेके 1000 तक होता है। फिर नाइट्रोजन जो ऑक्साइड रिलीज होते हैं वो जाते हैं रिडक्शन ट्यूब में, वहाँ पे नाइट्रोजन बनती है और फिर उसको एनालाइज कर लेते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ में, डिटेक्टर के अंदर। ये आप देख सकते हैं, सैंपल आया, उसकी कंबंशन हुई, फिर आगे रिडक्शन ट्यूब है, वहाँ पे रिडक्शन हुई, फिर जीसी उसकी पीक बनाता है और उसके और आगे डिटेक्टर लगा होता है, वो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी बता देता है। जो नाइट्रोजन आती है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी उसको 6.25 से खुद ही मल्टीप्लाई करके प्रोटीन बता देता है कि इसमें प्रोटीन कितनी है। एप्लीकेशन क्या है? द कंबंशन मेथड इज एन अल्टरनेटिव टू द जेल्डाल मेथड एंड सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फूड, रिक्वायर नो हजार्डियस केमिकल। सिर्फ उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कैन बी अकम्प्लिश्ड इन 3 मिनट। डिसएडवांटेज, जो इंस्ट्रूमेंट आता है मैंने बताया कि 2 से 3 करोड़ का होता है, तो ये बड़ा एक्सपेंसिव है। मेजर टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन नॉट जस्ट प्रोटीन। ये भी, इसके भी डिसएडवांटेज वही है जो जेल डाल का है, यानी कि टोटल नाइट्रोजन कंटेंट मेजर कर लेता है। प्रोटीन ऐसे, यानी कि जो एग्जैक्ट सिर्फ प्रोटीन के लिए हैं, वो बायोरेट ऐसे है, लोरी ऐसे है, और बाई चिनकोनिक एसिड ऐसे है। बाई चिनकोनिक एसिड ऐसे है। ये मेथड है प्रोटीन के एनालिसिस के। तो बायोरेट ऐसे आप पहले कर चुके होते हैं, क्वालिटेटिव आप पहले कर चुके हुए हैं। क्वालिटेटिव क्या है, उसमें आप 10% NaOH यूज करते हैं और 0.5% कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आप क्वांटिटेटिव में जो यूज करते हैं वो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी यूज करते हैं इसके साथ, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉपर को। तो इसमें क्या होता है, वायलेट पर्पलिश वायलेट कलर बन जाता है जब क्यूप्रोसाइन पेप्टाइड बॉन्ड के साथ मिलते हैं अल्कलाइन कंडीशन में। ये जब तब तक क्यूप्रिकाइंस नहीं बनेंगे जब तक अल्कलाइन पीएच नहीं होगी, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से पर्पलिश वायलेट कलर आता है। और उस कलर को फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं 540 नैनोमीटर के ऊपर। जितना ज़्यादा प्रोटीन होगी उतनी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगी। ठीक है, यानी कि अब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द सैंपल। जितनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज़्यादा
प्रोटीन होगी। तो इसमें बायोरेट रिएजेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉपर को, सोडियम पोटाशियम टार्टारेट है और कॉपर सल्फेट होता है। ये सोडियम पोटाशियम टार्टारेट ओवरऑल प्रोसेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, सैंपल 1 ml आप प्रोटीन सैंपल का लेते हैं और 5 ml उसमें बायोरेट रिएजेंट डाल देते हैं, जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, कॉपर सल्फेट भी होता है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट भी होता है, जो कि क्रियोप्रक आयंस को स्टेबिलिटी देता है अल्कलाइन मीडिया के अंदर, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। इसको 15 से 30 मिनट के लिए रखते हैं और फिर रीडिंग लेते हैं 540 नैनोमीटर के ऊपर, और उसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर लेते हैं बाय ड्राइंग द स्टैंडर्ड कर्व। और स्टैंडर्ड कर्व हम कौन सी प्रोटीन के बनाते हैं? बॉयन सीरम अल्ब्यूमिन। लेट्स सपोज के 10 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम पर ml, 30, 40, 50, 60, तो जिसके साथ आपके सैंपल की कंसंट्रेशन मैच कर जाती है ना, वो आपके प्रोटीन की कंसंट्रेशन होगी। एडवांटेजेस क्या हैं? लेस एक्सपेंसिव है, और लेकिन इसमें 30 मिनट में रिजल्ट आ जाते हैं। वेरी फ्यू substances other than protein in food interfere with the Biuret reaction। बहुत कम सैंपल होते हैं क्योंकि फूड के दूसरे इंग्रेडिएंट भी रिएक्शन में इंटरफेयर करते हैं। डज नॉट डिटेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम नॉन पेप्टाइड और नॉन प्रोटीन सोर्सेज। डिसएडवांटेजेस, ये इसका एडवांटेजेस क्या है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं उसको ये डिटेक्ट नहीं करता, और अगर प्रोटीन की क्वांटिटी फूड के अंदर कम भी है तब भी आप बायोरेट रिएजेंट से इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट वेरी सेंसिटिव एज कंपेयर टू लोरी मेथड, रिक्वायर एटलीस्ट 2 to 4 ग्राम milligram of protein for assay। Absorbance could be contributed from bile pigment if present। absorbance bile pigment भी आ जाती है अगर वो प्रेजेंट है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम साल्ट इंटरफेयर द रिएक्शन। अगर अमोनियम साल्ट ज्यादा है तो वो रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। लोरी मेथड में वही चीजें यूज होती हैं जो बायोरेट में यूज होती हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा उसमें चीज आ जाती है जिसको फोलन सियोक्वालिटी रीजेंट कहते हैं, जिसके अंदर 2 एसिड होते हैं, वो और ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब है बहुत कम कंसंट्रेशन में भी प्रोटीन है तब भी वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो फोलन सियोक्वालिटी रीजेंट में क्या होता है? फास्फो टंगस्टेन एसिड होता है और फास्फो मोलिबेटिक एसिड होता है। फास्फो टंगस्टिक एसिड और फास्फो मोलिबेटिक एसिड होता है, ठीक है। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? लोरी मेथड कंबाइन द बायोरेट रिएक्शन विद द रिडक्शन ऑफ फोलन सियोक्वालिटी फिनोल रिएजेंट यानी कि फास्फो मोलिबेटिक एसिड और फास्फो टंगस्टन एसिड बाय टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान रेजिड्यू इन द प्रोटीन। ये जो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो कि एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड है उनकी रिडक्शन कर देते हैं, उसकी वजह से फिर ब्लूइश कलर आता है, जिसकी हम अब्जॉर्प्शन 700 या 500 के बीच के अंदर लेते हैं। 750 से 500 से लेके 750 नैनोमीटर के अंदर। 750 कब यूज करते हैं? हाई सेंसिटिविटी फॉर लो प्रोटीन कंसंट्रेशन। जब लो प्रोटीन कंसंट्रेशन हो तो वो हम 750। लो सेंसिटिविटी फॉर हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन फॉर 500। तो मोस्टली हम 700 750 नैनोमीटर की जो है वो वेवलेंथ यूज करते हैं, या 700 के राउंड 650 भी हो सकता है। प्रोटीन टू बी एनालाइज आर डिल्यूटेड टू एन अप्रोप्रिएट रेंज, यानी कि अगर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो फिर हम उसको डिल्यूट करते हैं 20 से 100 माइक्रोग्राम, और जितनी टाइम डिल्यूट किया होगा उससे जो आपका आंसर आएगा उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें आपने 5 ml बायोरेट रिएजेंट लेना है, 1 ml पोर्शन ऑफ प्रोटीन लेना है, और फिर उसके अंदर आपने जब उसको मिक्स कर लेना है, ठीक है।
तो उसके बाद आपने उसको 10 मिनट के लिए रखना है, फिर आपने दूसरा रीजेंट डाल देना है। यहाँ तक आपने बायोरेट रीजेंट परफॉर्म किया, यानी कि बायोरेट रीजेंट जो है वो प्रोटीन के अंदर डाला है आपने, उसको 10 मिनट के लिए रखा है, फिर उसके अंदर आपने फॉलोइंग रीजेंट डाला है, और फिर उसको उसका इंक्यूबेट किया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फॉर 10 मिनट्स। फिर आपने उसके एब्जॉर्बेंस ले ली है 650 नैनोमीटर के ऊपर, और जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतनी प्रोटीन की कंसंट्रेशन होगी। एडवांटेजेस क्या है, वेरी सेंसिटिव, लो क्वांटिटी प्रोटीन को वो भी डिटेक्ट कर लेगा, और इसकी सेंसिटिविटी 100 टाइम ज़्यादा होती है बायोरेट मेथड से, और 20 टाइम ज़्यादा होती है ये यूवी एब्जॉर्प्शन मेथड से। लेस अफेक्टेड बाय टर्बिडिटी ऑफ द सैंपल, अगर कोई टर्बिडिटी बढ़ जाती है तो उससे इतना अफेक्ट नहीं होता। मोर स्पेसिफिक देन द मोस्ट अदर मेथड, relatively simple and can be done in 1 to 1.5 hours। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, केयरफुल स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो रिक्वायर होती है, कलर वेरी डिफरेंट प्रोटीन टू ग्रेटर एक्सटेंट देन द Biuret method, color is not strictly proportional to the protein concentration sometimes। ठीक है, आगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको हम के जैसे प्रोटीन को एनालाइज कर देते हैं, इसको हम कहते हैं बाई सिंकोनिक एसिड एसिड। जिसमें क्या होता है, protein and peptide reduce cuprocine to cuprecaine to cuprocine under alkaline condition, which is similar to the principle of that of Biuret reaction। ठीक है, फिर क्या होता है, cuprecaine with apple greenness by cinconic acid region to form a purplish complex। ठीक है, the color measured at 562 nanometer is near linearly proportional to the protein concentration over a wide range of concentration from microgram up to 2 milligram per ml। Peptide bond and 4 amino acid like cysteine, cysteine, tryptophan, tyrosine contribute to the color formation with the bicinchonic acid। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, मिक्स द प्रोटीन सॉल्यूशन विद द BCA reagent which contain BCA sodium salt, sodium carbonate, sodium हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट। पीएच उसकी होती है 11.25। इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, रूम टेम्परेचर फॉर 2 आवर्स, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। द सिलेक्शन ऑफ द टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी डिजायर। अगर प्रोटीन जो है वो स्टेबल रहती है जिस टेम्परेचर के ऊपर, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। The selection of temperature depends upon the sensitivity desire। A higher temperature gives a greater color response। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। रीड द सोल्यूशन एट 562 नैनोमीटर अगेंस्ट ए रीजेंट, और फिर हम उसको जो है स्टैंडर्ड कर्व के ज़रिए मेजर कर लेते हैं प्रोटीन कंटेंट को। तो इसका मेथड में क्या होता है कि क्यूप्रोसाइन बनते हैं, क्यूप्रोसाइन जो है वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं अल्कलाइन मीडिया के अंदर, और कलर देते हैं, और वो कलर हम रीड करते हैं 562 नैनोमीटर के ऊपर। एडवांटेजेस क्या है, सेंसिटिविटी इज कंपेरेबल टू लोरी मेथड, यानी कि बड़ी हाई सेंसिटिविटी होती है। वन स्टेप मिक्सिंग इज इजियर देन इन लोरी मेथड। the reagent is more stable than the Lowry reagent। disadvantage, color is not stable with time। ठीक है, वो यानी कि जब 1 घंटा गुजर जाता है तो कलर का जो इंटेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। एनी कंपाउंड कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग क्यूप्रेसाइन टू क्यूप्रेकाइन टू क्यूप्रेसाइन विल लीड टू द कलर फॉर्मेशन। तो ये भी हो सकता है कि कोई और एजेंट हो जो क्यूप्रेसाइन को क्यूप्रेकाइन को क्यूप्रेसाइन में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से कलर इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। और ये जो मेथड है 280 नैनोमीटर, ये प्रोटीन के अंदर लास्ट मेथड है। ये
माइक किसी का आना है, बंद कर दें। तो ये जो मेथड है यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट अब्जॉर्प्शन मेथड है, इसमें जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है 280 नैनोमीटर के एक्सक्यूज ऊपर। मी सर। हाँ जी। सर अगर हम जितने 3-4 मेथड हमने पहले डिस्कस किए इनके यूट्यूब पे एक वीडियो आप शेयर कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि अब सारे मेथड एक ही दफा तो सर मिक्स हो जाएंगे, समझ नहीं आनी। अच्छा, जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्रोटीन एनालिसिस के हैं वो यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट 280 नैनोमीटर अब्जॉर्प्शन मेथड है। इसमें क्या है कि आप प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन लेते हैं 280 नैनोमीटर के ऊपर, और ये 280 नैनोमीटर की अब्जॉर्प्शन तब ज़्यादा आएगी जब एरोमेटिक अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा एरोमेटिक अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे उतनी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। प्रोटीन और इसमें का मेथड क्या है, आर सॉल्युबलाइज इन बफर आर अल्कली। absorption of protein solution is read at 280 nanometer against the blank. Protein concentration is calculated according to the equation. जितनी ज़्यादा absorption होगी उतनी ज़्यादा concentration आएगी। Advantages क्या है, rapid and relatively sensitive at 280 nanometer 100 microgram or more protein is required, several times more sensitive than the biuret method. No interference फ्रॉम द अमोनियम सल्फेट एंड अदर बफर्स। क्यों? क्योंकि इसमें हम एरोमेटिक अमीनो एसिड देख रहे होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, न्यूक्लिक एसिड आल्सो ऑब्जॉर्ब एट 280 नैनोमीटर, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, तो वो भी जो है वो रीडिंग दे सकते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड कंटेंट इन द प्रोटीन फ्रॉम वेरियस फूड सोर्सेज डिफर कंसिडरेबली, जिसकी वजह से डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। The solution must be clear and colorless turbidity due to the particular जो substance होते हैं उनकी वजह से the solution will increase the absorbance falsely। तो अगर कोई टर्बिड कंपोनेंट पड़े हुए हैं तो वो उससे ये रीडिंग इफेक्ट हो सकती है। और एंड के ऊपर है हमारे पास जो मेथड वो है डाई बाइंडिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि एनानिक डाई को जो है वो बाइंड करते हैं प्रोटीन के साथ, और जो डाई बच जाता है उसको हम मैयर कर लेते हैं। द प्रोटीन कंटेनिंग सैंपल इज मिक्सड विद द नॉन एक्सेस अमाउंट ऑफ एनानिक डाई in a buffered solution. Protein bind the dye to form an insoluble complexes. The unbound soluble dye is measured after the equilibration of the reaction and the removal of insoluble complexes by centrifugation or filtration. इसमें क्या होता है, प्रोटीन को एक्सेस डाई के अंदर मिक्स किया जाता है, प्रोटीन डाई कम्प्लेक्स बन जाता है, जो अनबाउंड डाई रह जाता है उसकी हम कंसंट्रेशन मेजर कर लेते हैं। और जितना ज़्यादा डाई कंज्यूम होगा इसका मतलब है उतनी प्रोटीन ज़्यादा है, और जितना कम डाई कंज्यूम होगा उतनी प्रोटीन कम होगी। तो ये हम पहले डाई का स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं, तो जब जितनी डाई ज़्यादा कंज्यूम होगी हम कहेंगे उतनी ज़्यादा प्रोटीन है। द सैंपल इज फाइनली ग्राउंडेड 60 मैच का मतलब होता है अराउंड 60 मिलीमीटर। स्मॉल साइज कर लेते हैं और एडेड इनटू द एक्सेस ऑफ डाई सॉल्यूशन विद नॉन कंसंट्रेशन। The content is vigorously shaken to equilibrate the dye binding reaction and filtered or centrifuged to remove insoluble substance। जब ये डाई प्रोटीन के साथ लग जाता है तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं डाई को और उसको फिर फिल्टर कर लेते हैं। जो फिल्टर हुआ होगा उसमें जो रिमेनिंग डाई होगा। Absorbance of the unbound dye solution in the filtrate or supernatant is measured and the dye concentration is estimated by from a dye स्टैंडर्ड कर्व। पहले हम स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं कि कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की डाई की तरफ जाते हैं, तो जिसके साथ मैच होता है तो हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रोटीन है इसके अंदर। ए स्टेट calibration curve can be obtained by plotting the unbound dye concentration against the total nitrogen, ठीक है, of a given food covering a wide range of protein content. Protein content of unknown sample of the
same food type can be estimated from the calibration curve of the or from a regression equation calculated by least square method। इसमें होता क्या है कि आप डिफरेंट प्रोटीन कंसंट्रेशन लेते हैं, उसको डाई से ट्रीट करते हैं और डाई की कंसंट्रेशन को आप मेजर करते हैं, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड करने के साथ। तो जिस प्रोटीन के साथ आपके डाई की कंसंट्रेशन मैच कर जाती है कि इतना ऐसे ने डाई कंज्यूम किया और आपके अननोन सैंपल ने इतना कंज्यूम किया है, तो उससे आपके पास प्रोटीन की कंसंट्रेशन आ जाती है। रैप एडवांटेज क्या है, रैपिड है, 15 मिनट के अंदर हो जाता है, इनएक्सपेंसिव है, relatively accurate for analyzing protein content in the food commodities. No crossover agent does not measure non-protein nitrogen more precise than Geldahl method. Disadvantage क्या है, non-sensitive, milligram quantity of protein are required, not suitable for hydrolyzed protein due to binding or to the N-terminal amino acid। थैंक यू। अब आपके क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ।